अच्छा जी, अब मूव करते हैं अपनी सेकंड चीज की तरफ। शुरू करते हैं अपने सिलेबस को, थोड़ी सी कवरेज शुरू करते हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने समझनी है, द मेन थिंग विच वी आर गोना कवर इन दिस होल पेपर, उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। क्या है ये एल्गोरिथम, किस चीज को कहते हैं ये एल्गोरिथम? सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम की तरफ भी आएंगे। देखो, एल्गोरिथम ना बेसिकली एक रेसिपी की तरह आप समझ लो। मिसाल के तौर पे अगर तुमने एक अंडा बनाना है तो तुमने क्या करना है, तुमने उसको तोड़ना है, उसको फिर फेंटना है, उसके बाद तुमने तवे के ऊपर तेल डालना है, उसके बाद उसके ऊपर अंडा डालना है। ये एक स्टेप्स हैं, बात समझ आ रही है? स्टेप्स, स्टेप वाइज स्टेप बहुत जरूरी है। ये नहीं होगा कि तुम पहले अंडा फेंक दो उसके बाद तोड़ो, ये स्टेप्स उलट पुलट होगा। बात समझ आ रही है? स्टेप्स एक सीक्वेंस में होने चाहिए, ऐसा ही होगा ना? ठीक है, बात समझ आ रही है? ऐसे तो नहीं बोल सकते तुम कि पानी लो फिर गिलास पकड़ो, ऐसा नहीं है। पहले गिलास पकड़ोगे उसके बाद पानी भरोगे, ठीक है ना? तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे इसको, कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू राइट अ प्रोग्राम कोड। एल्गोरिथम क्या है? आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और किसकी इंस्ट्रक्शन है? एक कोड को लिखने की इंस्ट्रक्शन है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू राइट अ प्रोग्राम कोड। टू राइट अ प्रोग्राम कोड। ठीक है जी। अब तीन किस्म के हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम्स को स्टडी आउट करेंगे। सबसे पहला एल्गोरिथम मेरे पास नोन है सूडो कोड्स के नाम से। अच्छा, ये एल्गोरिथम भाई ऐसा है कि इसने आपका पीछा नहीं छोड़ना है। अगर आप ओ लेवल्स में हो तो ये ओ लेवल्स में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप ए लेवल्स में आ गए हो तब भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है। सो एक ऐसी चीज है जिसको आपने पक्का करना है अगर आपको अच्छा ग्रेड चाहिए P2 के अंदर। ठीक है। सेकंड चीज पे फ्लो चार्ट्स है। ये बेसिकली आपके पास आएगा और थोड़ी क्लासेस के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे और बस रफा दफा हो जाएगा ये, ठीक है। सो एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग अवॉइड तो नहीं कर सकते लेकिन निग्लेक्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सूडो कोड एक ऐसी चीज है जो थ्रू आउट दी पेपर हम लोगों ने करनी ही करनी है। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी स्ट्रक्चर्ड चार्ट। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड चार्ट। अब इन लोगों को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट करने के लिए अगर मैं तुमको बोलूं, सूडो कोड बेसिकली एक लैंग्वेज का नाम है। एक लैंग्वेज, एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश आप समझ लो। इंग्लिश में बोलोगे, ये आपके पास जो आपके पास फ्लो चार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सूडो कोड बेसिकली आपके पास क्या है? एक स्टैंडर्ड कोड बोल लो या स्ट्रक्चर्ड कोड कह लो आप इसको। ठीक है। अच्छा, कोड्स से ये बात नहीं समझ लेना कि हम लोग कोडिंग कर रहे होंगे कोई, नहीं। हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। कोडिंग हमारे पास जब तक नहीं है जब तक हम लोग A2 के अंदर नहीं जाते। उसमें पेपर 4 होता है, उसके अंदर कोडिंग होती है। उससे पहले पहले हमारी बेस बन रही होती है, बुनियाद बन रही होती है। सूडो कोड अगर किसी को नहीं आता ना तो वो कोई लैंग्वेज कोड नहीं कर सकता, ठीक है। सूडो कोड बेसिकली आप समझो एक बुनियाद है, उसके ऊपर फिर चलते चलते सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर सूडो कोड समझोगे तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसके बाद आप कहीं जाके किसी भी लैंग्वेज को कोड कर पाएंगे, सही है। अब ये जो फ्लो चार्ट है ये बेसिकली डायग्रामिक है। आप इसके अंदर शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जब हम लोग आएंगे तो उसके बाद हम लोग उसको सीखेंगे। सही है जी। और इसके बाद इस ये जो होता है हमारे पास, ये मॉड्यूलर होता है। अब ये होता है मॉड्यूलर, क्या है मॉड्यूलर? भी आप सबके लिए एक नया वर्ड होगा, जिसको भी साइड पे करते हैं थोड़ी देर थोड़े दिनों बाद जब हम लोग अगली क्लासेस में ही सीखेंगे। सो बेसिकली मॉड्यूलर का भी मतलब तुम लोगों को सबको पता चल जाएगा। अब आ जाओ कि व्हाट इज अवर सूडो कोड। सूडो कोड से कहानी को शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, थ्रू आउट इसने हमारे साथ ही रहना है। सो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है हम लोगों ने और बिल्कुल ठीक से पढ़ना है कि व्हाट इज अवर सूडो कोड। ठीक है भाई। अब जरा सूडो कोड को बेसिक में अगर डेफिनेशन से बताऊं तो ये क्या है भाई? जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला कि स्टैंडर्ड कोड ऑफ अ लैंग्वेज यूज्ड बाय बिगिनर्स। सही है। बिगिनर्स क्यों मैंने लिखा है यहाँ पे? क्योंकि प्रोग्रामर्स जो होंगे वो सूडो कोड नहीं लिखेंगे। वो डायरेक्टली आपके पास क्या करेंगे? वो डायरेक्टली आपके पास किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखेंगे। लेकिन प्रोग्रामर्स भी सूडो कोड कभी कभी लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं?
वो बेसिकली इसलिए लिखते हैं कि आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम आ गया, मिसाल के तौर पे आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, उसके बाद एक मेगा प्रोजेक्ट आया है, तो मीटिंग रखी है भाई। सो उस मीटिंग में जो आपका मैनेजर होगा, जो आपका बॉस होगा, वो शायद आपको सूडो कोड की मदद से समझाए कि भाई पहले हम लोगों ने ये काम करना है, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये काम करना है, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि वो सूडो कोड पूरा बैठ के लिखेगा, लेकिन वो आपको चीजें समझा सकता है कि हम लोग अगर जो प्रोग्राम लिख रहे होंगे उसके पीछे ये लॉजिक होगी, उसके पीछे ये लॉजिक होगी, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड कोड आप कह सकते हो इसको, जो कि आप स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के अंदर लिखते हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के अंदर लिखते हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। और अब जब हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, तो बिल्कुल इसको इंग्लिश की तरह ही पढ़ेंगे, ताकि आपके लिए चीजें आसान होती जाएं। सही है, स्टैंडर्ड कोड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय प्रोग्रामर, ये यूज्ड बाय बिगिनर। सही है। अच्छा जी, अब इट हैज अ सिंटैक्स। सही है, इट हैज अ फिक्स्ड सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स क्या चीज है? सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स बेसिकली तुम समझ लो ग्रामर, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स क्या है? वो उसका सिंटैक्स हम सबको पता है कि हम लोग कैसे इस्तेमाल, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश लिख रहा हूँ ना, तो उसका एक सिंटैक्स है। इसके सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है ग्रामर। मैं यहाँ पे हैज की जगह हैड या कुछ और हैव इस्तेमाल करूंगा, तो ये गलत होगा। ऐसा समझ आ रही है बात? इसी तरीके से अगर मैं सूडो कोड का भी सिंटेक्स तोड़ूंगा, तो वो सूडो कोड भी गलत होगा। कुछ चीजें सूडो कोड बता देता है, उसी को ही फॉलो करके हम लोगों ने पूरा का पूरा कोड लिखना है, उसमें छेड़छाड़ करेंगे। आपको बात याद रखनी है, प्रोग्रामिंग कोड के अंदर छेड़छाड़ होगी, पूरा का पूरा सूडो कोड बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा फिर लिखने का। सही है, तो सिंटेक्स को बेसिकली हम लोगों ने फॉलो करके सारी की सारी चीजें लिखनी होंगी। सही है। अब ये देखो, जो हम कवर कर रहे हैं ना, इट इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग थ्योरी, बट ये हमारी चीजों के लिए, हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सो वी नीड इट, ओके। सो अब इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट मजीद पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। व्हाट इज अवर वेरिएबल? बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, हमारा वेरिएबल क्या चीज है? सही है भाई। अच्छा, वेरिएबल जो है ना, इसको एक सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, तो ये क्या है? एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर वो होता है जिसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, एक सेपरेट, एक यूनिक आइडेंटिटी जिसकी होती है, जिससे आप पहचाने जाते हो, तो वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल को हम लोग बेसिकली कहते क्या है कि ये एक टेम्पररी मेमोरी है। कैसे ये टेम्पररी मेमोरी? क्योंकि थ्रू आउट द कोड वेरिएबल अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकता है। आप वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। सही है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? कि हुज वैल्यू कैन चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। वैल्यूज कैन चेंज थ्रू आउट दी प्रोग्राम, यानी ये कि ये क्या है भाई? टेम्पररी मेमोरी आप जिसको कह सकते हो। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स भी ले लेते हैं थोड़ी सी। एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या आएगा? हम एक ना नेम का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपनी मर्जी से नेम के वेरिएबल में पहले तो स्टोर करवा दिया हुनैन, लेकिन आगे आगे जाके हमें पता चला कि यार यहाँ पे कुछ और स्टोर करना करवा देना चाहिए। ठीक है, तो वो नेम चेंज करके फिर कुछ और नाम डाल दो। तो नेम के वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है? थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यूज चेंज होती जा रही है। पहले ये हुनैन स्टोर कर रहा था, अब ये कुछ और चीजें स्टोर करेगा। ठीक है, इसी तरीके से नम के नाम से एक वेरिएबल, अब नाम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ द वेरिएबल वो वेरी करते हैं, वो अपनी मर्जी से रखने पड़ते हैं हमें। सही है। लेकिन इसमें हम, अगर कोई अच्छा प्रोग्रामर होता है, अच्छा प्रोग्रामर क्या करता है? वेरिएबल का नाम एक मीनिंगफुल रखता है। मिसाल के तौर पे, अगर मैं नेम स्टोर कर रहा हूं अपना, तो उसके उसका नाम मैं फिर, उस वेरिएबल का नाम भी मैं फिर नेम ही रखूंगा। ऐसा नहीं होगा कि नम के अंदर मैं जाके नेम स्टोर कर रहा हूं, तो ये तो पूरा पूरा कोड घुमा देगा। कोड में गलती नहीं होगी, लेकिन समझने वाला पागल हो जाएगा कि भाई ये कर क्या रहा है। नम आउटपुट कर रहा है, लेकिन आउटपुट तो नाम आ रहा है, उसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट आपकी एग्जांपल्स हो सकती है। मिसाल के तौर पे सम। और अगर मैं अलजबरा की बात करूं, मैथ्स में अलजबरा, एक्स और वाई का कितना इस्तेमाल होता है? वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ना, क्या होते हैं वो? वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल होता है और दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। ठीक है। तो ये चीजें डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलजबरा में क्या होता है हमारे पास? ये एक्स, ये वाई, ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। इनका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक्स की जगह मैं अगर ए भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई की जगह जेड भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है भाई। दूसरा नाम मैंने क्या लिया? कांस्टेंट लिया। ठीक है।
अब नाउ व्हाट इज अवर कांस्टेंट? कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जो कि आइडेंटिफायर तो है, लेकिन उसकी वैल्यू थ्रू आउट दी प्रोग्राम क्या रहेगी? सेम रहेगी। मैथमेटिक्स की टर्म में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास अगर 3x लिखा हुआ है तो 3 क्या है? कांस्टेंट। ये x क्या है? वेरिएबल है, विच मींस x तो चेंज कर सकते हो लेकिन 3 चेंज नहीं होगा। अगर 3 चेंज होगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन ही बदल जाएगी। ठीक हो गई बात? एन आइडेंटिफायर वैल्यूज remain same throughout the program। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज इसकी एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं एक चीज लेता हूं, एक एक कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहता हूं जो हो स्टेरिक, सही है, यानी वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा हो? स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सही है। सो वो आ जाएगा स्टेरिक। अब जब स्टेरिक तो चेंज नहीं होगा, स्टेरिक अगर मैं लिखूं तो स्टार की जगह हैशटैग तो नहीं आना चाहिए ना, यानी वो स्टेरिक है। और इजी एग्जांपल देख लो, पाई। पाई क्या है? पाई हैज अ कांस्टेंट वैल्यू 3.142 में भी यही होगी, इसके अलावा तो कोई नहीं होती ना, यही होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ आ रही है बात? तो ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन वेरिएबल की बात करूं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, वाई के अंदर भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन पाए मैंने जब कह दिया तो पाए मीन्स के 3142, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है पाए। जी मैंने कह दिया तो जी मींस 9.81, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स। खत्म हो गई बात, इट इज अ कांस्टेंट, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है ये। ठीक हो गई? अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करनी है डेटा टाइप्स। ठीक है, तो व्हाट आर डेटा टाइप्स? सही है। डेटा टाइप्स की अगर मैं बेसिकली आपको डेफिनेशन बताऊं सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले, तो डेटा टाइप्स की बेटे बेसिक डेफिनेशन ऐसी होगी कि इट डिवाइड्स द डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सही है, डिवाइड्स डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक हो गई बात? अब जरा इसको समझते हैं, हर डेटा टाइप को डिस्कस करते हैं। नंबर वन, हम लोग डेटा टाइप डिस्कस करेंगे इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंटीजर डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि होल नंबर्स को स्टोर करने की सलाहियत रखती है, होल नंबर्स को स्टोर करना जानती है। सही है, एक ऐसा डाटा जो कि होल नंबर है। होल नंबर में क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4। सही है, ये सारा डाटा क्या है? होल नंबर्स है। सो ये किस डाटा टाइप को बिलोंग करते हैं? इंटीजर डाटा टाइप को बिलोंग करते हैं। सेकेंड डाटा टाइप की बात करता हूं, रियल। रियल के साथ दूसरा नाम भी बड़ा इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट। कोई भी नाम लिख लो, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी डाटा टाइप है? ये आपकी ऐसी डाटा टाइप है जो कि स्टोर करेगी आपके पास डेसिमल नंबर्स। सही है, जिन नंबरों में डेसिमल आ जाए वो सारे नंबर्स किसके अंदर स्टोर होंगे? जैसे 1.5, 2.3 एंड सो ऑन। ये सारे डेसिमल नंबर किसको बिलोंग करते हैं? रियल को बिलोंग करते हैं। ठीक है। नंबर थ्री पे अगर मैं आपके पास बात करूं, नंबर थ्री पे आप डाटा टाइप ले सकते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? इसके अंदर आपके पास आ जाएंगे अल्फाबेट्स, और इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक भी आ सकते हैं, यानी नंबर और अल्फाबेट्स का सम हो जाए ना जहां पे, वो भी आपके पास इनसाइड एन स्ट्रिंग आएगा। सही है, स्ट्रिंग मिसाल के तौर पे किसी का नाम आ सकता है अल्फाबेट्स में, ये मैंने नाम लिख दिया भाई। इसके अलावा आपके पास ABC 1 2 3 कुछ भी आ सकता है इस तरीके से, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये सारी चीजें कौन है? ये स्ट्रिंग है हमारी। और स्ट्रिंग को देखो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, डबल कोटेशन से। सो कोई भी डेटा जो कि स्ट्रिंग की तरफ बिलोंग करेगा उसकी रिप्रेजेंटेशन विद इन साइड्स ऑफ डबल कोटेशन मार्क्स होगी, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के नाम से भी जानते हैं। सही है भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ चीज हमारी क्या होगी? स्ट्रिंग के बाद हमारे पास आता है चार।
चार डाटा टाइप जो है इसमें हम लोग क्या चीज स्टोर करवाते हैं, ये डाटा टाइप वो है जो एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करती है। क्या करती है? सिंगल करेक्टर। सिंगल करेक्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा? सिंगल करेक्टर्स मिसाल के तौर पे एट द रेट, सिंगल करेक्टर मिसाल के तौर पे हैश टैग, सिंगल करेक्टर मिसाल के तौर पे मेल के लिए कैपिटल एम, फीमेल के लिए कैपिटल एफ, एंड सो ऑन। सो सिंगल करेक्टर्स जहां पे भी आ जाएं वो किसकी तरफ जाएंगे? चार डाटा टाइप की तरफ बिलोंग करेंगे। और चार को देखो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, सिंगल कोटेशन मार्क, सिंगल कॉमा। सो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग, डबल कोटेशन मार्क, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार, सिंगल कोटेशन मार्क। सही है भाई। इसके बाद पांचवी डाटा टाइप हमारे पास आ जाएगी बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप क्या स्टोर करती है? बूलियन डाटा टाइप के पास आते हैं हमेशा से दो ऑप्शंस। सही है, दो ऑप्शंस। अब वो मैं तुम्हें बता भी देता हूं कौन से दो ऑप्शंस होंगे। ईदर अ ट्रू और अ फॉल्स, ठीक हो गई बात। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास हो सकता है ईदर अ यस और अनो। ठीक है, सो इनमें से कोई चीज अगर मैंने सेलेक्ट करनी हो तो ये बूलियन डाटा टाइप की तरफ बिलोंग करेंगे। सही है। नंबर 6 यानी आखिरी डाटा टाइप जो कि रेयरली इस्तेमाल होती है लेकिन वी हैव टू नो दिस, डेट डाटा टाइप होती है। नाम से ही पता चल रहा है क्या स्टोर करवाएगी, कोई भी अकॉर्डिंग डेट्स स्टोर करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे 5/10/2022, ये एक डेट है, किसको बिलोंग करेगी? डेट डाटा टाइप को बिलोंग करेगी। ठीक है। सो इस तरीके से मेरी डेटा टाइप्स ने क्या किया, डिफरेंट डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से हमारे लिए क्या हो गई, आसानी हो गई डेटा की डिफरेंशिएशन में। ठीक है।